मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट चैप्टर पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर भी है। मेरा मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो 12th क्लास में ये चैप्टर मेरा बहुत ही फेवरेट हुआ करता था। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारे ही चैप्टर मुझे बहुत पसंद थे। उधर मैकेनिक्स में मुझे रोटेशनल पसंद था। वैसे तो पूरी फिजिक्स ही मजेदार है, सही से समझ में आने लगे तो भाई फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई है नहीं, सच बता रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ लिए जिंदगी में, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मैं सच बता रहा हूँ, फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, कसम से। मजा आ जाएगा अगर फिजिक्स समझ में आने लगे तो। चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट में आता है बायोट सावर्ट लॉ। अब ये क्या कहता है कि कोई भी करंट एलिमेंट है, ये मेरा एक करंट एलिमेंट है, इससे अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो dl क्रॉस r करके लिखेंगे, dl क्रॉस r, जहां पे dl ये एक करंट एलिमेंट है और r ये डिस्टेंस है। तो कैसे करोगे, dl क्रॉस r, dl ये करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो dl क्रॉस r यानी कि अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई dl r साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर 7 माइनस 7 होती है, ये याद रखना होगा कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर देख लेते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट वायर है, पॉइंट P है, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा है, तो dB क्या लिखेंगे, dB हो गया इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये L है, ये वाली लेंथ L है और ये D है, तो अपना L क्या आएगा, माइनस डी कॉट थीटा आएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा आएगा। तो देखेंगे टेन थीटा कितना हो गया, P बाई बी यानी डी बाई एल। ठीक है, टेन
180 माइनस थीटा। ठीक है, ये tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी, तो वही माइनस कॉट थीटा की आ जाएगी, d इज इक्वल टू d बाई l। इस हिसाब से आ जाएगा l इज इक्वल टू माइनस d कॉट थीटा। तो dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस d cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन अपना चला जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो dv तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई dl से रख देंगे r स्क्वायर साइन थीटा cosec स्क्वायर थीटा d। d थीटा। ठीक है, तो आपका cosec थीटा बचेगा यहाँ पे। r की जगह आप रख सकते हो d cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बचा यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा d d थीटा। ठीक है, sin थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा गया, d तो म्यू नॉट बाई 4 पाई d sin थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dv। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई d माइनस cosec थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 से, cosec थीटा नहीं cos थीटा। तो आपकी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई d cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, आई और एस में तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। फिर से समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ये एंगल थीटा है जिस डीएल की बात कर रहे हैं, ये वाले करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं डीएल की। ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। ठीक है, तो आपका L हो गया, L कौन सी डिस्टेंस है, L ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है जिस पे करंट एलिमेंट को माना है मैंने यहां से। तो L हो जाएगा माइनस डी कॉट थीटा और R हो जाएगा डी कोसेक थीटा। R क्या है, ये वाली डिस्टेंस, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसको डी L को dl कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकलेगी,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो कैसे निकलेगा, अभी अपन ने देख लिया कि म्यू नॉट बाई 4 पाई डी आई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। ठीक है, तो आप cos थीटा 1 की जगह रख दो a बाई 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर, ऐसे cos थीटा की जगह भी यही रख दोगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, म्यू नॉट बाई आई 4 पाई डी cos थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में माइनस ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2a ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। अगर एक स्ट्रेट वायर की वजह से लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो उसके इसमें क्या होगा, थीटा 1 को आप 0 रख लोगे और थीटा 2 को क्या रखोगे 180 डिग्री फाई, क्योंकि ये ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो रख लो इसमें। बहुत ही इनफाइनाइट वायर है तो उस फील्ड, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, थीटा 1 आपने 0 रखा 1 और थीटा 2 आपने 180 डिग्री रखा, तो -1 तो +1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि मान लो एक और तरीका है फील्ड की डायरेक्शन को पता करने का। मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप थंब रखोगे और जिस तरफ पॉइंट है, अगर पॉइंट आपका इस तरफ है P पॉइंट और करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ऐसे करके करोगे और फिंगर्स को कर्व करोगे तो उस हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, इस केस में ऊपर की तरफ आ रही है, तो ऊपर की तरफ होगा। अगर ये पॉइंट P इधर होता तो ऐसे करके ऐसे करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में पॉइंट अगर उस तरफ हो गया तो, पॉइंट P अगर इस तरफ हो गया तो ये W1 है, ये W2 है, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है मान लो। ठीक है, ये आपने DL लिया इतना, तो इसकी वजह से B की वैल्यू क्या होगी,
म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी, इस वाले वायर की वजह से। अब कर्ल करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, dl क्रॉस b, फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, df इज इक्वल्स टू dl क्रॉस b, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी इंटू आई टू। तो फोर्स पर करंट एलिमेंट आएगा आपका म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू बाई डी। तो अगर करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे वायर्स, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, df बाई dl। अभी हमने देखा i1 i2 म्यू नॉट बाई टू बाई डी, ठीक है। तो वन करंट एम्पियर अगर दोनों में फ्लो कर रहा है तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाएगा, अगर दोनों कितने पे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसी तरीके से एम्पियर को डिफाइन किया जाता है कि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर पे 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, तब जब दोनों वायर 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। इस तरीके से हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हैं। सर्कुलर करंट, ठीक है। ये होता है बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से। तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, dl। अब इसको पूरे को डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई बाई 2a इतना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट एलिमेंट। सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट पी है,
तो अगर इस पॉइंट पे करंट जो है वो ऊपर आ रहा है इस तरीके से है, मतलब ये इसकी एक्सिस तो इस प्लेन में है, लेकिन ये जो है ये जो है परपेंडिकुलर है इसके, तो करंट बाहर की तरफ इधर आ रहा है, इधर अंदर की तरफ जा रहा है करंट, तो इधर बाहर की तरफ जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी इस करंट एलिमेंट की वजह से। कितनी आएगी? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर dl। अगर ये D है, ये A है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट I बाई 4 पाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर dl। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? इसका कंपोनेंट म्यू नॉट I बाई 4 पाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर dl cos थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट आएगा cos थीटा, एक आएगा sin थीटा। तो sin थीटा वाला एक इसकी वजह से भी आएगा, इसका वाला एलिमेंट इस तरीके से आएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। और इसको आप इंटीग्रेट कहां से करोगे? cos थीटा को आपने लिख लिया a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर dl dv, क्योंकि आपने इस वाले की वजह से कंपोनेंट और इस वाले की वजह से कंपोनेंट एज्यूम कर लिया है, तो अब आप dl को सिर्फ सेमी सर्कुलर लोगे, यानी पाई a। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट I a बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2 पाई a। ठीक है, इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर ये d बहुत ज्यादा दूर है, ये पॉइंट मेरा x सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है, तो d इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई d क्यूब लिख लेंगे उस केस में।
इसको लिखने का एक और फॉर्म है, इसको लिख लें अगर पाई ए स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा आपका पाई डी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसको लिख सकते हो आप मैग्नेटिक मोमेंट टू म्यू नॉट 4 पाई डी क्यू। एम्पियर्स लॉ, ये क्या कहता है कि मान लो कोई भी एक क्लोज लूप है, ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स जा रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हो, ऊपर वाले करंट एलिमेंट को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाले ऑलरेडी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बाहर भी कुछ करंट एलिमेंट्स है मान लो, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट नेट करंट I1 प्लस I2 माइनस I3। अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो इस तरीके से ये एम्पियर्स लॉ काम करता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये नेट सभी करंट एलिमेंट्स की वजह से होगी, लेकिन हम कंसीडर कौन से करंट एलिमेंट्स करेंगे, जो अपने क्लोज लूप के अंदर है, ठीक है। तो B डॉट डी एल और फॉर्म लिखने का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I। अब यही एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जा रहा है, अब इससे आपको मान लो P डिस्टेंस या A डिस्टेंस पे निकालना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, B डॉट dl म्यू नॉट I। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I 2 पाई A। सेलिनॉइड, सेलिनॉइड में क्या होता है, बहुत सारे कंडक्टर्स को जब आप क्लोजली रख देते हो, शुरू में अगर इनकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि ये कंडक्टर्स दूर दूर होंगे, तो क्या होगा, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर एक डायरेक्शन में जा रही होगी, दूसरे की वजह से दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी, तो बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, मतलब कैंसल आउट कर देती हैं। अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को ऐड कर रही होती है, तो इसी वजह से जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ाते जाओगे सोलेनॉइड के अंदर, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बची रहेगी और बाहर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो फाइनल जब आप सोलेनॉइड का फाइनल जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा कुछ बनता है।
तो इसमें हो क्या रहा है कि वायर जो है इधर से इधर जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, ये इस तरीके से, ये सोलेनॉइड है। तो अंदर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बाहर जीरो रहेगी। तो अगर आप इसमें एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट मान लेते हो इस तरीके से, तो B डॉट dl एम्पियर्स लॉ लगाओ, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट एन एल आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतने हैं तो डीएल में इतने हो जाएंगे। तो B इज इक्वल टू आएगी आपकी म्यू एन आई, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। इधर तो जीरो जाएगा, ये इधर जीरो जाएगा, इधर भी जीरो जाएगा, क्योंकि डॉट डीएल है। तो बी और डॉट डीएल को करोगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वैसे जीरो जाएगा बस इस तरफ, क्योंकि एंगल सेम है, इधर का कंपोनेंट बचेगा, बाहर तो बी जीरो है ही। अब आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है? टॉरॉइड सिंपल आपका सोलेनॉइड ही है, बस उसमें हो क्या रहा है, आपने दोनों एंड्स को जोड़ दिया है। तो ये अगर सोलेनॉइड को इस तरीके से जोड़ दो आपस में आगे जाके, तो ये टॉरॉइड बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी कॉइल्स जा रही है। तो B डॉट dl इज इक्वल्स टू 2 पाई r b हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? एम्पियर्स लॉ के म्यू नॉट एन आई के बराबर। अब यहाँ पे m नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, यहाँ पे m है जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ टर्न्स ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको पता है कि कनेक्टेड है। तो b आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई